देखिए फर्स्ट है सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अ, उसका उसका सोर्स आपको बताना है। लॉन्ग टर्म को हम किस तरह से रेज कर सकते हैं? डिवेंचर्स, प्रेफरेंशियल शेयर, स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आंसर करिए। देखिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी हमारे ऐसे सोर्स हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराएंगे। लोन कह सकते हैं या फाइनेंस कह सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन हमें लोन देगा और डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस से हमें फाइनेंस मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस क्या होगा? टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, टोटल मॉनेटरी कॉस्ट या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आंसर करिए। अगेन इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए जब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो हम वहाँ पर दो कॉस्ट लेके चलते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल हमारी चेंज होती रहती है, ठीक है, हमारे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज रिटन बिटवीन स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग के बीच में क्या लिखा जाता है? नेम ऑफ द बैंक, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस या फिर अमाउंट टू पे। मैंने आपको बताया था कि दो तरह की क्रॉसिंग होती है हमारी। एक होती है जनरल क्रॉसिंग या सिंपल क्रॉसिंग और दूसरी होती है हमारी स्पेशल क्रॉसिंग। तो स्पेशल क्रॉसिंग में पूछा गया है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा ए नेम ऑफ द बैंक, क्योंकि जनरल क्रॉसिंग में सिर्फ अकाउंट पे ओनली लिखा होता है या फिर नॉट नेगोशिएबल लिखा होता है, और जो स्पेशल क्रॉसिंग होती है उसमें साथ में बैंक का नाम भी लिखा होता है, तो सिर्फ उसी बैंक के अकाउंट में उसका पेमेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, वेयर द चेक्स इज पेड बाय क्रॉसिंग, ऑन द बैंक विंडो, बाय बैंक अकाउंट, एट द कस्टमर्स होम या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? ये सब आपके 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये मत सोचेगा मैंने आपको बहुत सिंपल कराए हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में किया जाता है, इनका मेन पर्पस यही होता है कि इनका विंडो पे पेमेंट ना हो, जिससे कि फ्रॉड को रोका जा सके, इसलिए इनका अकाउंट पेमेंट जो होता है डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूड। ऑडिट प्रोग्राम में क्या इंक्लूड होता है? चेक ऑफ ट्रायल बैलेंस, चेक ऑफ बैंक बैलेंस, वेरिफिकेशन ऑफ कैश या फिर ऑल ऑफ दी अबव। देखिए एक एक ऑडिट प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि ट्रायल बैलेंस का जो अमाउंट है वो सही तरह से है या नहीं, उसमें सही चीज़ें पोस्ट की गई हैं या नहीं, या फिर बैंक बैलेंस सही तरह से अपडेट किया गया है या नहीं, या फिर जो भी कैश है उसका वेरिफिकेशन बाउचर से चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऑडिट प्रोग्राम में कवर होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट कंडक्टेड बाय। अब जो कॉस्ट ऑडिट है किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ट्रेड एसोसिएशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए।
राइट आंसर हो जाएगा डी कि एक कॉस्ट ऑडिट को कोई भी कंडक्ट करा सकती है, जिसे भी कॉस्ट के बारे में अगर थोड़ा सा भी लगता है कि यहाँ पर कॉस्ट को ठीक तरह से मेंटेन नहीं किया जा रहा है या फिर कॉस्ट का यहाँ पे किसी भी तरह से मैनिपुलेशन किया जा रहा है, तो कोई भी करा सकता है जिसको भी डाउट होता है। तो फिर वो चाहे गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो या फिर कोई ट्रेड एसोसिएशन हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑडिटर इज एन, ऑडिटर क्या होता है? एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन या फिर अकाउंटेंट? बहुत अच्छे से आंसर करिएगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, जल्दी से करिए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडिपेंडेंट पर्सन। देखिए, आप यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं कर सकते, माना कि वहाँ पर एक इंटरनल ऑडिटर भी कंपनी में अपॉइंट किया जाता है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, फिर वो चाहे वहाँ पे इंटरनली अपॉइंट किया गया हो या फिर एक्सटर्नली। ठीक है, या फिर वो डेली बेसिस पर यानी कि आप वहाँ पर पेड बेसिस पे किया गया हो या फिर वन टाइम बेसिस पे किया गया हो, वो इंडिपेंडेंट पर्सन ही कहलाएगा। क्योंकि वो यहाँ पर ये कहा जाता है कि कोई भी जो ऑडिटर होता है वो बाइस नहीं होना चाहिए, भले ही वो वहाँ से सैलरी ले रहा है लेकिन फिर भी उसको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट शो करनी है, इसलिए वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है which of the following is not included in current assets? फर्नीचर, कैश, बिजनेस एंट्रीज या फिर एडवांस पेमेंट्स? आंसर करिए इसका। क्या लगता है आपको इसके अकॉर्डिंग, क्या इसमें करंट असेट्स में इंक्लूड नहीं होगा? देखिए, फर्नीचर जो है वो फिक्स असेट्स का काम करता है, फिक्स असेट में आता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, इसलिए यहाँ पर ये फिक्स असेट है, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि करंट असेट में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है बैंक प्रोवाइड्स हाईएस्ट इंटरेस्ट। अब बैंक हाईएस्ट इंटरेस्ट हमें किस पे देती है? ऑन करंट अकाउंट, ऑन सेविंग, ऑन फिक्स अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, फिक्स्ड अकाउंट। एक फिक्स अकाउंट पर हमें बैंक हाईएस्ट इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स टाइम के लिए बैंक के पास वो जमा हो जाता है, जिसको वो फर्दर कहीं और इन्वेस्ट करके अर्न कर सकती है इंटरेस्ट को, इसलिए वो यहाँ पर हमें हाई इंटरेस्ट पे करती है। नेक्स्ट है अकाउंट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर, बायर, रिप्रेजेंटेटिव या फिर नन ऑफ दीज? अकाउंट स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करेगा? जल्दी से आंसर करिए। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें अकाउंट स्टेटमेंट की, तो एक अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है सेलर के द्वारा, जिससे वो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करता है कि किस किस टाइम पर उसने कितना अमाउंट सेल किया है। ठीक है, तो ये सेलर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है रिवाइज कमीशन इज कैलकुलेटेड। अब रिवाइज कमीशन कब कैलकुलेट किया जाता है? ग्रॉस सेल प्राइस पर, ऑन रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ बिजनेस प्राइस, सम ऑफ अमाउंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस या फिर ऑन सम ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस एंड डिडक्शन ऑफ बिजनेस डिस्काउंट्स? देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम रिवाइज कमीशन की बात करते हैं तो ये हमेशा ग्रॉस सेलिंग प्राइस पर यानी कि ग्रॉस सेल प्राइस पर ही हमारा कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिलेटिन
इज यूज्ड इन विच सिस्टम? लिथोग्राफ, हेक्टोग्राफ, मल्टीग्राफ या फिर ऑल ऑफ दीज? देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, जिलेटिन जो है वो डुप्लीकेटिंग से रिलेटेड है और डुप्लीकेटिंग का हेक्टोग्राफ एक ओल्डेस्ट मेथड है या फिर सिस्टम है, यानी कि जब हम डुप्लीकेटिंग की बात करते हैं तो उसमें हेक्टोग्राफ सबसे पहले आता है क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ये, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन अदर फाइल सिस्टम? ओपन बुक, ब्लॉक बुक, स्प्रेडिंग लैब फाइल, ए एंड बी बोथ या फिर नन ऑफ दीज? देखिए जब भी हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो वायर फाइल आती है हमारे माइंड में, फोल्डर फाइल आती है हमारे माइंड में, वोवेल फाइल आती है हमारे में, बहुत सारी फाइल्स आती हैं, लेकिन कभी भी हमने ओपन ब्लॉक फाइल या स्प्रेडिंग फाइल के बारे में बात नहीं की क्योंकि ये हमारी अदर फाइल में आती हैं जो कि इतनी फेमस नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ओपन ब्लॉक फाइल एंड स्प्रेडिंग फाइल। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एंड सेफ रिकॉर्ड of letters for future use is known as filing, indexing, copying या फिर duplicating? क्या कहा जाएगा? देखिए यहाँ पे सिस्टमैटिक और सेफ रिकॉर्ड की बात की जा रही है, तो हम किसका करेंगे? पेपर्स का। तो किस में हम करेंगे? फाइलिंग के थ्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, फाइलिंग। नेक्स्ट है इंडियन रिजर्व बैंक वॉज स्टैब्लिश्ड इन, कब स्टैब्लिश हुई थी? 1935, 47, 48 या फिर 34? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए ये राइट आंसर हो जाए 35। और अगर बाई चांस ये आपसे पूछा जाता है कि इंडियन रिजर्व बैंक का एक्ट कौन सा था, तो आ जाएगा 1934 एक्ट था इसका, 1934। और अगर इसके नेशनलाइजेशन की बात की जाए तो नेशनलाइज हुई थी 1949 में। ठीक है, तो इस्टेब्लिश है, तो ए राइट आंसर है 1935। नेक्स्ट है Which of the following organization controls bank credit in India? NABARD, Indian Reserve Bank, Regional Rural Bank या फिर IRDB? देखिए बैंक क्रेडिट के कंट्रोल की बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है इंडियन रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट है होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम। अब 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि रिटेलर किससे बाय करता है, अब यहाँ पर पूछा गया है होलसेलर किससे बाय करता है? रिटेलर से, कंज्यूमर से, सेल्फ प्रोडक्शन है या फिर प्रोड्यूसर से? आंसर करिए। इसका सिंपल आंसर है डी। वहाँ भी मैंने आपको चेन के थ्रू समझाने की कोशिश की थी, अगर आपने वाली इससे नेक्स्ट वो प्रीवियस वाली ही थी डे 4 की क्लास, उसमें ही मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक? बताइए।
राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इन टू सब्सिट्यूट गुड्स। अब टू सब्सिट्यूट गुड्स में हमारी इलास्टिसिटी की डिमांड जो है वो किस तरह की होगी? इनफाइनाइट, जीरो, मोर देन यूनिट, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे दो सब्सिट्यूट गुड्स की बात की गई है, तो दो सब्सिट्यूट गुड्स में हमेशा जो इलास्टिसिटी होती है हमारी डिमांड की वो मोर देन यूनिट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड इन इकोनॉमिक्स? ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज, सेंट एक्टिविटीज, या फिर माइजरी एक्टिविटीज। देखिए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की हम इसमें बात करते हैं, इनकी नीड की, इनकी डिमांड की, और इनकी ये देखते हैं इनकी अनलिमिटेड डिमांड्स हमारी लिमिटेड डिमांड से किस तरह सेटिस्फाई हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हु फाउंडेड ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी? मार्शल, हिक्स, एडम स्मिथ, या फिर रिकार्डो। आंसर करिए, ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी थी? देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, हिक्स। इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जो हमारी यूटिलिटी है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बस इसको सीक्वेंस कर सकते हैं, यानी कि हमें क्या चीज़ पहले चाहिए, क्या चीज़ बाद में चाहिए, हम सीक्वेंस कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हमें किससे कितनी यूटिलिटी मिली। ये हमें कंज्यूमर के कंजम्पशन पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर कंज्यूमर जिससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है उससे उसे यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, और जिससे वो कंज्यूम नहीं कर रहा है उससे उसको यूटिलिटी नहीं मिल रही है, लेकिन कितनी मिल रही है ये हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये इन्होंने इसमें बताया है। नेक्स्ट है चूज करेक्ट ऑप्शन। लेबर इज डिस्ट्रॉयबल, लेबर इज अनडिस्ट्रॉयबल, ए एंड बी बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर करिए, लेबर किस तरह की होती है? देखिए यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेबर हमारी डिस्ट्रॉयबल भी हो सकती है, अनडिस्ट्रॉयबल भी हो सकती है, दोनों ही तरह की हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो लेबर है सिर्फ हमारे लिए डिस्ट्रॉयबल का काम करेगी, क्योंकि लेबर जो होती है वो हमारे फिजिकल मेंटल दोनों तरह का काम करते हैं हमारे प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ये फिजिकल वर्क भी करेगी, मेंटल एक्टिविटीज भी करेगी, जो कि डिस्ट्रॉयबल है नेचर में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर इज दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी, प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, ए एंड बी बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। अगेन वही वाली चीज आ गई, डिस्ट्रॉयबल, अनडिस्ट्रॉयबल। तो लेबर प्रोडक्टिव भी हो सकती है, अनप्रोडक्टिव भी। अगर वो काम कर रही है, कुछ आउटपुट दे रही है तो प्रोडक्टिव है, काम नहीं कर रही है, लेजी है, अनप्रोडक्टिव है। दोनों ही चीज हो सकती है। अगर वो स्किल है उसके अंदर, इंटेलिजेंट है, या फिर जिस काम के लिए लगाया गया है वो नॉलेज उसके अंदर, तो प्रोडक्टिव है। लेकिन जो काम के लिए लगाया गया है उसके अंदर वो नॉलेज ही नहीं है तो अनप्रोडक्टिव है, यानी नॉन प्रोडक्टिव है। इसलिए ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज
चेक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, ए बी बोथ, एबिलिटी चेक। देखिए कॉस्ट की बात की गई है तो ये पूरा इसकी एक्टिविटी कहाँ पर घूमेगी, सिर्फ कॉस्ट के आसपास घूमेगी। तो यहाँ पे कॉस्ट को, अकाउंटिंग को चेक करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, सिर्फ इसका यही काम है। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ राइट आंसर हो जाए। ये बस ये देखेगी कॉस्ट का सही तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है या नहीं, जितनी कॉस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर सही तरह से यूज़ हो रहा है या नहीं, या फिर उनका वेरिफिकेशन सही तरह से हो रहा है या नहीं। ये सब चीज़ें इनका देखने का काम होता है। ऐसा तो नहीं है एक्स्ट्रा कॉस्ट आपने रिकॉर्ड कर दिया या फिर कम कॉस्ट आपने रिकॉर्ड करी है, सिर्फ इसका यही काम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हु कैन क्रॉस द चेक, ड्रॉअर, होल्डर, बैंकर, ऑल ऑफ दिस। कौन क्रॉस कर सकता है, यानी कि ये चेक के साइड में दो तिरछी लाइन होती है, वो कौन काट सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ये, इसका अधिकार सिर्फ ड्रॉअर को होता है, होल्डर नहीं कर सकता, ना बैंकर को राइट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। देखिए ये डे 5 थी वीडियो, यानी कि अब तक हम कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? 125 क्वेश्चंस। इसमें अब तक कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए, कंटिन्यू करेंगे आगे और भी क्लासेस को। ठीक है, तो होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट है जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।